Good morning, students. This is chapter 4, Air Around Us, and this is Sita ma'am. I have done the first part where I have discussed about the structure of the atmosphere, what is all the structures of the atmosphere I've discussed. And I've also discussed the air and its components, parts of the components, important gases, their role. And now I'll move on to the second part, that is pollutants in the air. So beta, we have got the air around us, and the thing is that different types of air, we have different parts, I mean components of air. We have nitrogen, oxygen, carbon dioxide, but with that we have some other things which are known as pollutants in the air. So what are these pollutants and how they are very harmful for the air around us, or how we are creating these pollutants? I'll discuss all this. So children, see here, besides the natural combination of gas, water vapor, and dust particles, the atmosphere continuously receives man-made substances of both solid and gaseous nature regularly due to multiple human activity. Means it says that कि हम जो continuous यूज़ करते हैं gases का, और इस गैसेस में जो मैन मेड हमारी जो सब्सटेंसेस हैं जो हम इंक्लूड करते हैं मल्टीपल एक्टिविटीज़ से, यानी कि हमारे जो मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं, हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें कुछ सॉलिड और कुछ गैसेस मटेरियल्स मिक्सअप हो जाते हैं हवा में, एंड दे मेक पॉल्यूटेंट, मतलब वो नुकसान पहुंचाते हैं, गैस को दूषित करते हैं या हवा को दूषित करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लाइंग. यहाँ पे बेटा प्लाइंग का मतलब होता है गाड़ियों का लगातार चलना. ओके, टू मेनी व्हीकल्स जो यहाँ से वहाँ जाती है, दैट इज़ नोन एज प्लाइंग. सो प्लाइंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन सिटीज़ रिलीजेस गैस पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड lead, causing particles, causing air pollution which in turn causes several diseases. ये बात एकदम सही है कि जो आज के ऑटोमोबाइल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, हम इतनी गाड़ियां यूज़ करते हैं, एक एक घर में चार चार गाड़ियां होती है, और वो चार चार गाड़ियों से जो गैस रिलीज़ होती है, जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड पार्टिकल्स, और इससे बहुत एयर पोल्यूशन होता है जिससे हमको बहुत सारी बीमारी होती है. और द स्मोक पार्टिकल्स विच कंबाइन, जब ये स्मोक और फॉग जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, देन ये स्मॉग बन जाता है. और ये स्मॉग बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. इरिटेशन होती है आँखों में, स्किन डिसीज़ होती है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है, और इन सब के अलावा ये बहुत हार्मफुल करती है. तो इस स्मॉग का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ दिल्ली. आप दिल्ली में बहुत बार आपने सुना होगा कि स्कूल वहाँ की हवा में इतना प्रदूषण था कि यहाँ तक कि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल बंद हो गई थी, सुबह की स्कूलें बंद हो गई थी, बच्चों के लिए वो दूषित हवा हार्मफुल थी. और यहाँ तक कि जो मॉर्निंग वॉक करने जाते थे उनको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. बीच में सरकार ने ऑड इवन का फार्मूला लगाया ताकि कम से कम गाड़ियाँ का प्रयोग हो. तो ये मेनली स्मोक कब होता है? जब स्मोक, मतलब दिल्ली में बहुत गाड़ियाँ हैं और वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, तो ठंड बहुत पड़ने से फॉग होता है. फॉग यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जो क्या बोलते हैं उसको, ओस. ओस जो होती है, वो ओस और ये स्मोक जब मिक्स हो जाते हैं तो वो स्मॉग बन जाता है. और ये स्मॉग बहुत हार्मफुल होता है. और ये स्मॉग इरिटेशन के साथ साथ स्किन और रेस्पिरेटरी डिसीज़ेस के साथ साथ ये हार्मफुल भी होता है. इस सब के अलावा नेचुरल, ये तो हमारा है, हमने किया. ओके, नेचुरल भी कुछ चीज़ें हैं जो पॉल्यूटेंट्स फैलाती हैं. एक है वल्कनिक इरप्शन, जो बहुत कंट्रीज़ में सॉलिड एंड गैसेस को लार्ज क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ देती हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन होता है. दूसरा फॉरेस्ट फायर्स बहुत होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तादाद में पेड़ जलने से
कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाती है और ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। सो वी शुड, हमको क्या करना चाहिए, हमको कोशिश ये करना चाहिए कि पॉल्यूशन का या पॉल्यूटेंट्स लेवल कम हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लें व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। So, beta, most of the life forms on the earth exist in lower part of the atmosphere. Although we never feel the pressure or weight of air over us, but it constantly presses us. This pressure or weight of air is measured by means of instrument called barometer. बेटा हम हमारे जो आसपास की जो हवा है वो उसका एक मेज़रमेंट होता है। आप जो हवा है हमको ऐसा महसूस होती है कि है ना, हल्की महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं तो हवा का दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और वो प्रेशर और मेज़र करने के लिए या वेट मेज़र करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बैरोमीटर। और जो भी उसका मेज़रमेंट हो जाएगा उसको मिलीग्राम में, जैसे 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम ऐसे। सो हम इस तरह से मेज़रमेंट करते हैं। द नॉर्मल एयर प्रेशर ऑफ एट अ सी लेवल इज़ नॉर्मल ये है 1013 मिलीमीटर। इससे ऊपर होता है तो समझ में आता है कि ये नॉर्मल से अबव है। एज वी गो हायर ऑन द माउंटेन्स और ट्रैवल इन एयर वी नोटिस और ईयर पॉप। इट इज़ ड्यू टू द ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड atmospheric pressure. This variation in atmospheric temperature and atmospheric pressure divides the atmosphere in different parts. तो हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं हमारे कान जो है वो पॉप हो जाते हैं, हम नोटिस करते हैं ईयर्स पॉप अप हो जाते हैं एंड एयर टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता है, और इसकी वजह से हमको बहुत प्रेशर फील होता है। और ये जो वेरिएशन इन टेम्परेचर हम फील करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वो डिफरेंट लेयर्स में होते हैं, हर जगह देखिए अलग अलग लेयर होता है। सो इस तरह से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, टेम्परेचर को नापने का तरीका है। उसके बाद आते हैं विंड। सो व्हाट इज़ विंड? विंड जो होती है इट इज़ इन एन एरिया वेयर द टेम्परेचर राइज हाई, द एयर गेट्स heated and rises upward. This causes fall in air pressure and the area. Thus, it becomes less low pressure. The space vacated by hot air is replaced by cold, denser air at the surrounding high pressure area. This flow of or movement of air is known as wind. मैं तो सबसे इजी बोलूँगी व्हाट इज़ विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर इज़ नोन एज विंड। और ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। क्या होता है कि जैसे जैसे हीट, आपको साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हवा गर्म होती है वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ राइज होती है। इसीलिए क्या होता है, वेंटिलेटर्स जो होते हैं, आप देखिए रूम में वेंटिलेटर्स ऊपर की तरफ होते हैं क्योंकि हवा जब गर्म होगी वो निकल जाएगी, और ठंडी हवा यूजुअली खिड़की से या विंडो से या दरवाजे से आती है। तो ये जो मूवमेंट होता है ना बेटा, कि गर्म हवा का ऊपर जाना और ठंडी हवा का नीचे से आना, है ना, ये जो आप, इसका मैं सबसे अच्छा है कि ये इससे बताती हूँ कि गर्म हवा ऊपर गई, ठंडी हवा नीचे आई। तो ये जो एयर प्रेशर का जो फ्लो होता है इसको विंड बोलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ विंड। दस विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये भी एक बात है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। द फेनोमेना ऑफ मानसून इज़ अ गुड एग्जांपल, क्योंकि आपने मानसून का जो चैप्टर क्लास 6 में आपने पढ़ा उसमें भी हाई प्रेशर लो प्रेशर विंड से मानसून होता है। एंड दिस चेंज इज़ कॉज ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर में, क्योंकि लैंड बहुत जल्दी हीट होता है, वाटर इतनी जल्दी हीट नहीं होता है। एंड दिस चेंज इज़ ड्यू टू द caused due to the unequal heating of land and water, and on our contrary receives monsoon rain which supports our agriculture economy. Thus our country is very much dependent on the monsoonal rain. ये जो high rise temperature, high pressure, low pressure और जो चेंज होता है, अनइक्वल हीटिंग, अप एंड डो, ये जो होता है उससे मॉनसून होते हैं। और ये मॉनसून से काफ़ी हद तक हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को डिपेंड करता है, क्योंकि मॉनसून बहुत डिपेंड करता है रेनफॉल पे।
और ये मैकेनिज़्म ऑफ रेनफॉल में बहुत इसको पूरा पढ़ने वाली नहीं हूँ मैं, यहाँ पे समझा दे रही हूँ। बहुत अच्छा से आपको समझ में ऑलरेडी वाटर साइकिल आप क्लास 3-4 से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ नथिंग। बहुत ही अच्छी सी बात है कि देखिए यहाँ पे ये वाटर ही ये बहुत अच्छा से मैं समझा रही हूँ। वाटर हीट हुआ, हीट होके वेपर हुआ, राइज़ हुआ। राइज़ क्यों हुआ? क्योंकि वो गर्म हो जाते, हवा जब गर्म हो जाती है वो हल्की हो जाती है तो वो बादल बन जाती है। तो इसके साथ में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर मिलके ये क्लाउड्स बन जाते हैं, और ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो ये आगे बढ़ते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होकर ये देखिए यहाँ पे ठंडे होकर बादल, जब ये कोई इससे टकराते हैं स्पेशली माउंटेन से, तो ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मतलब वो ठंडे हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रांसपीरेशन होता है। ये जो हवा, ये जो पेड़ों से ये जो हवा वाटर वेपर रिलीज़ होता है, और जो यहाँ से रिलीज़ होता है, और जो सराउंडिंग से गैसेस रिलीज़ होती है, वो गर्म होकर हवा ऊपर की तरफ बढ़ के कंडेंस हो जाती है। जब वो किसी ठंडे इलाके में या बर्फीले इलाके में या पहाड़ से टकराती है, कंडेंस यानी कि ठंडी हो जाती है, फिर वो बारिश बन के, बादल बन के यहाँ पे रेनफॉल पे आती है। तो कुछ पानी अंदर चला जाता है और कुछ बहकर यहाँ ऐसे वापस आ जाता है। सो ये यूं यूं गोल गोल जो घूमना है, ये वाटर मैकेनिज़्म है, रेनफॉल है। ये आपने बहुत बार पढ़ा है, इसलिए मैं उसको शॉर्ट में ऐसे समझाती हूँ। ओके। और ऑन द अदर हैंड एक्सेसिव रेनफॉल कॉजेज फ्लड, ये तो आपको पता है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने से भी हार्मफुल है, और बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होने से भी स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल कॉजेज ड्रॉट, यानी कि सूखा पड़ जाता है। तो बारिश का ज़्यादा होना या बारिश का कम होना दोनों ही हानिकारक है। एंड ये बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको एग्ज़ाम के लिए हमेशा पढ़ना चाहिए। द रेनफॉल कॉजेस, रेनफॉल जितना होता है उसको एक मेज़रमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हवा का दबाव मेज़रमेंट करने के लिए बैरोमीटर है, वैसे ही रेनफॉल को मेज़रमेंट करने के लिए रेन गेज है। और ये रेन गॉज या रेन गेज जो भी आप बोले, वो मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर में रिकॉर्ड किया जाता है। देन कम्स मॉनिटरिंग ऑफ वेदर कंडीशन। हम लोग आजकल तो बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। मोबाइल पे तो हर थोड़ी देर में या मोबाइल खोलो तो पूरा तापमान, टेम्परेचर, बादल, कंडीशन सब बता देता है, और न्यूज़ में भी काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं। तो मॉनिटरिंग होती रहती है, वेदर फोरकास्ट होता रहता है। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट, वेदर मतलब आज का, वेदर मीन्स आज की जब हम मौसम की जानकारी देते हैं तो वो वेदर है ना। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमोसफियर दैट इंक्लूड्स इट्स टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, और ये सब चीज़ों के साथ साथ एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, वो है किसी एक ख़ास जगह का। कहाँ का भाई? टेम्परेचर कहाँ का, प्रेशर कहाँ का, ह्यूमिडिटी कहाँ की, माने एक स्पेसिफिक जगह की, और वो स्पेसिफिक प्लेस की। इस सब के साथ साथ टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक वेदर। ओके। एंड वेदर में चेंज इन डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम। मतलब इसीलिए आप देखना कि आप खुद अपने सिटी में देख लीजिए, एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ नहीं होती है ना। आजकल बड़ा कॉमन सा ये एक फिनोमेना आप देखने में हो। तो ये वेदर है। क्लाइमेट, और बल्कि एक एवरेज ऑफ वेदर का एवरेज को क्लाइमेट बोल सकते हैं। रिफर्स टू द स्टेट ऑफ कंडीशन जिसमें टेम्परेचर है, रेनफॉल है, प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे शॉर्ट होता है बेटा, यहाँ पे पीरियड्स में ये डिफ्रेंशिएट वाला क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नोट किया जाता है, तो ये लॉन्ग, ये 1 दिन के लिए होता है, या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीक के लिए, और ये पूरे महीने के लिए ही ज़्यादातर काउंट किया जाता है क्लाइमेट। ओके। जैसे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जर पोर्शन ऑफ इंडिया का जो है वो है मॉनसूनल क्लाइमेट, है ना। हम लोग क्लाइमेट में मॉनसूनल बोलेंगे, और वेदर डे आज का मौसम जो है वो ऐसे बोलते हैं। और मौसम एंड सीज़न ये दोनों डिफरेंस फ़र्क करता है। अच्छा, आपने इन सब में आज क्या सीखा? ये सीखा कि रोज़ एक जैसे दिन नहीं होते, डेली टेम्परेचर, डेली कंडीशन, प्लेस ऑफ अ प्लेस, वेयरएज जो कंडीशन एंड प्लेस के साथ साथ वी हैव टू ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस। ये सब की जानकारी हम ये इसलिए लेते हैं, सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वहाँ का वेदर एंड क्लाइमेट कैसा है, तो उस हिसाब से कपड़े पैक करके ले जाएं, ताकि सफ़र जो है वो सफ़र ना बन जाए।
ओके, ताकि यूज़फुल हो। एक बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि वेदर फोरकास्ट ऑल्सो गिव अस द डिटेल डेली न्यूज़ ऑन टेलीविज़न सब में मिल जाता है। आजकल तो मोबाइल है। इन सब के अलावा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक फोरकास्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, सनराइज, सनसेट सब मोबाइल में मिल जाता है। इतना हाईटेक हो गया हमारा आजकल मोबाइल। सो दीज आर द यूजफुल of all different ways to make it our good habit to read the weather report of the daily, क्योंकि इससे डिपेंड करता है। आप घर में कोई फंक्शन कर रहे हैं, आप पहले मौसम देख लें, फिर कहीं जाना है तो मौसम देख लें। तो हमने इस मैं इन सब के बारे में ये जाना है कि जितनी एयर इम्पॉर्टेंट है या जितना हमको एयर मिला हुआ है भगवान की दया से, उसको बचाना है। आज हम नहीं बचाएंगे, इसकी सुरक्षित नहीं करेंगे, और ये कैसे पॉसिबल है? आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तब तो हम उसको सुरक्षित कर पाएंगे या सेव कर पाएंगे या प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है एयर को पहले समझें, उसके बाद पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसके लिए ज़रूरी स्टेप्स करें। जैसे कि पॉल्यूशन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑड इवन का फार्मूला यूज़ कर सकते हो, मेट्रो ट्रेन्स यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो, ओके। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम पब्लिक सर्विसेज को यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। तो इन सब चीज़ों से हम एयर पोल्यूशन को बचा सकते हैं। एंड दिल्ली में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में दिल्ली में एयर पोल्यूशन के लिए बहुत फेमस है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान दें। थैंक यू, टेक केयर।